हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और साथ में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए भी, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में जो चैप्टर नंबर 13 है मैथ्स का वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। और जो आप 9th क्लास में फॉर्मूलेस पढ़ेंगे वही आपके 10th में भी आगे जाके काम आएंगे, क्योंकि 10th में क्या है हमारा, 10th में है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। तो जब तक आप नॉर्मल 3D फिगर्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना नहीं जानेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए एक ही इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो दोनों क्लासेस के लिए सेम रहने वाली है। इसके आगे जो वीडियोस आएंगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2, तो ये जो सब आएंगी वो डिफरेंट होंगी, 9th क्लास की अलग होंगी और 10th की अलग होंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th एंड क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो आज हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आखिर आपने कई बार सुना हुआ है कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो हमेशा हमें उन्हें रटने की जरूरत पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें रटें नहीं और समझें। रटेंगे तो भूल जाएंगे, पर अगर आपने उन्हें समझ लिया कि आखिर वो कहाँ से निकल कर आ रहे हैं तो शायद जो है आपको वो भूलेंगे नहीं वो। और अगर भूल भी जाएंगे आप तो शायद एग्जाम में भी थोड़ा सा दिमाग लगा के ना याद आ जाएगी चीजें कि अच्छा देखो ऐसे करके बताया था, तो ऐसा हो जाएगा। तो उसी थॉट को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम और देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग चीज़ों का सरफेस एरिया जो है वो कैसे निकलता है। तो एक मैं जिस्ट पहले आपको देना चाहूंगी सरफेस एरिया के बारे में कि आखिर सरफेस एरिया होता क्या है। तो किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ एक बाउंड्री 3D फिगर की, आप बोल सकते हैं उसे सरफेस एरिया बोलते हैं हम। सिर्फ बाउंड्री नहीं, एक्चुअली पूरा मतलब जो वहाँ का हिस्सा है वो पूरा ही हिस्सा। जैसे अगर मैं इस रूम के बारे में बात करती हूँ तो इस रूम की दोनों मेरी जो फ्लोर्स हैं, चारों की चारों जो हमारी वॉल्स हैं वो, उसके अलावा मेरी जो सीलिंग है, जो मेरी फ्लोर है वो, इन सबको मिला के मैं जो है सरफेस एरिया मानूंगी, क्षेत्रफल मानूंगी। तो क्षेत्रफल हो गया आपकी सारा जो सराउंडिंग बाउंड्री है 3D फिगर की एक तरह से वो। और दूसरा जो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब भी मैं वॉल्यूम की बात करूंगी तो पूरा फिल, ये अंदर वाला भी जो हिस्सा है जो आपको दिख रहा है जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ, ये बोर्ड लगा हुआ है, सामान रखा हुआ है काफी सारा, तो ये जो है ये वॉल्यूम है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस रूम में अगर पूरी तरीके से ठूस ठूस के कोई चीज भर दी जाए, जरा सी भी सिंगल स्पेस ना छोड़ी जाए, तो वो जो है मेरी इस रूम की वॉल्यूम हो जाएगी। और अगर मैं सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में बात करती हूँ तो सिर्फ मैं यहाँ पे वॉल्स और अपने फ्लोर और सीलिंग के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो आई होप एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आखिर क्षेत्रफल क्या चीज होती है और वॉल्यूम मतलब आयतन जो है वो क्या चीज होती है आपकी। तो इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ 6 फिगर्स है हमारी 3D फिगर्स जो है जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो देख लेते हैं उनको एक एक करके। जो फर्स्ट है वो है हमारी क्यूबॉइड, उससे स्टार्टिंग करते हैं। तो क्यूबॉइड जो है हमारा, जब हम क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं तो उसे हिंदी में हमारा कहा जाता है घनाभ। तो आप एक क्यूबॉइड के लिए ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपना रूम देखिए। जब भी आप एक क्यूबॉइड या घनाभ के बारे में बात करते हैं तो सारी चीजें जो है वो आप अपने रूम के हिसाब से देखिए। तो एक रूम जो है हमारा वो ज्यादातर रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है और 6 रेक्टेंगल्स है यहाँ पे। 4 आपकी वॉल्स होती है, फ्लोर हो गई आपकी नीचे और सीलिंग हो गई ऊपर, तो 6 रेक्टेंगल्स या 6 आयतों से मिलके जो है वो मेरा घनाभ या क्यूबॉइड है वो बना हुआ है। तो जब कोई चीज 6 रेक्टेंगल से मिलके बनी हुई है, एक छोटी सी फिगर भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, तो उसकी जो आपकी सरफेस एरिया आएगी या वॉल्यूम आएगी वो भी रेक्टेंगल से ही कहीं ना कहीं रिलेट करती हुई होगी। तो मुझे एक चीज पता है कि हमारे रेक्टेंगल की या आयत की जो एरिया होती है, जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ रहता है। तो उसी के बेसिस पे ही आप यहाँ पे जो चीजें हैं वो निकालेंगे। अभी एरिया जो है वो 2 तरीके का होता है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया और दूसरा होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे बिना कुछ कहे, पूर्ण, पूरी चीज जो हो, तो आप उसे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर, जो पूरा हो। जब मैं पूरे के पूरे 6 के 6 आयत जिनसे मिलकर ये बन रहा है उनके बारे में बात कर रही हूँ, 6 रेक्टेंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं दोनों आपका फ्लोर सीलिंग चारों वॉल्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ पूरा का पूरा जो है वो मेरे को लेना है, तो उसको अपन टोटल सरफेस एरिया जो है वो बोल लेते हैं। अभी दूसरी तरफ आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम सब चीजों के बारे में बात करें। जैसे जब मैं पेंट कराती हूँ कोई चीज, अपना रूम पेंट कराने जा रही हूँ मैं, तो मैं पेंटिंग जो है वो वॉल्स पे करवाती हूँ, तो चारों वॉल्स पे मैंने पेंट करा दिया। कई बार हम सीलिंग भी पेंट कराते हैं, कई बार सीलिंग किसी की वुडन होती है तो नहीं भी कराते, तो वो डिपेंड करता है आपका।
जब हम सिर्फ आधी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और बेसिकली क्यूबॉइड या क्यूब इसके बाद जो आएगा उसमें सिर्फ 4 वॉल्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, आधा ही ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं, आधा भी एक्चुअली एग्जैक्टली आधा नहीं है वो, लेकिन 4 वॉल्स ले रहे हैं, तो हम उसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं क्यूबॉइड और क्यूब के केस में। और हिंदी में इसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरीके से आपका जो है हिंदी में कहते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो कनेक्ट करें इस चीज के साथ। तो देखो सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA। आपने कई बार सुना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए छोटा सा फॉर्म है यहाँ पे जो है वो आपका हो गया यहाँ पे CSA या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। में सिर्फ वक्र लिख रही हूँ ताकि आप समझ सकें। अभी मैंने कहा 4 वॉल्स के बारे में बात करनी है हमें। जब हम सिर्फ 4 वॉल्स लेते हैं तो कैसे निकले वो 4 वॉल्स, तो आप अगर यहाँ पर देखो बोर्ड दिख रहा है आपको, तो मैं बोर्ड का ही रेफरेंस दूंगी। क्यूबॉइड है हमारा बोर्ड भी, एक बहुत ही छोटा सा क्यूबॉइड है एक्चुअली हमारा बोर्ड, लेकिन क्यूबॉइड ही है वो। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा तो एक सरफेस आपको अपने सामने यहाँ पे नजर आ रही है और क्यूबॉइड के केस में क्या होता है कि ये आपकी जो है वो हाइट हो जाती है। जो लंबाई यहाँ से आपको ऐसे दिख रही है, ऊंचाई है एक्चुअली ये मेरे बोर्ड की, तो ये ऊंचाई हो गई, ये आपकी हाइट हो गई यहाँ पर। और जो ऊपर आपको नजर आ रही है पूरी की पूरी वो लेंथ होती है, वो आपको पता है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको लग रहा होगा, आप कहेंगे ये लेंथ है ये ब्रेथ है, पर ऐसा नहीं होता। ऊपर जो है वो लंबाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसमें, वो लेंथ हो गया। और ये मेरे बोर्ड की ऊंचाई है। अब आप कहेंगे चौड़ाई कहाँ है इसकी या ब्रेथ कहाँ है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कुछ तो ऐसे मोटापा जो है छोटा सा ही सही वो हमारी चौड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ बोर्ड के रेफरेंस में मैं एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं और 4 वॉल्स के बारे में जब हम बात करेंगे, एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई जो छोटी छोटी सी रही होंगी, एक ही सामने वॉल दिख रही है और एक पीछे की तरफ भी इसके रही होगी वैसे ही। तो हर किसी में आपको एक तो जो एच है ना वो नजर आएगा, यहाँ पे भी हाइट आएगी, पीछे की तरफ भी हाइट ही आएगी, यहाँ भी हाइट आएगी, इधर भी पीछे की तरफ हाइट आएगी। तो 4 तो हाइट आ गई मेरे पास। दूसरा है जब आप इस सरफेस का निकाल रहे होगे, सिर्फ इस सरफेस को देखो, ये जो ऊपर आयत दिख रहा है तो ऊपर लेंथ है और नीचे यहाँ पे हाइट है, तो लेंथ इनटू हाइट रहा होगा आपका। अब ये जो साइड में एकदम छोटा सा इतना सा पोर्शन है, जब हम उसका निकालेंगे ये साइड वाले का तो ब्रेथ इनटू हाइट आएगा। तो 2 तो आपके लेंथ इनटू हाइट आएंगे, एक ही आगे वाला एक पीछे वाला, और 2 आपके ब्रेथ इनटू हाइट आएंगे। तो हाइट तो 4 बार हो रही है, लेंथ और ब्रेथ 2 बार हो रही है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ लिखते हैं 2h और साथ में L+B। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है। तो इन केस अगर आप जो है ये भूल जाते हैं कि कैसे निकालना है 4 वॉल्स का, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया था। देखो H×L प्लस H×L 2 बार आ रहा है। मैंने आपसे कहा ये वाला सरफेस H×L है, पीछे वाला सरफेस भी H×L है, और दूसरी तरफ आपका ये जो छोटे छोटे से पार्ट है, यहाँ भी छोटा सा इतना सा पार्ट है और वहां भी उतना छोटा सा पार्ट है, वो आपका H×B है और दूसरा भी H×B है। तो ये देखो यहाँ से निकल के आया है, यहाँ से मैंने पहले H कॉमन ले लिया और फिर उसके बाद देखा L और B जो है वो 2-2 बार आ रहे थे, तो वो यहाँ से मैंने निकाला इस फॉर्मूले को। एक आपको जनरल ओवरव्यू यहाँ मिल जाता है इस चीज का। फिर आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, या जिसे हम TSA कहते हैं और हिंदी में पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, एक घनाभ या क्यूबॉइड के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो है उसका मीनिंग हो गया आपके, अब हमें पूरे के पूरे जो 6 हमारे रेक्टेंगल्स है उनको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उनको देखना है यहाँ। तो उसके इसमें ऑब्वियस ये बात है, एक बार हाइट इंटू लेंथ 2 बार आ जाएगा, 2 बार आपका हाइट इंटू ब्रेथ आ जाएगा और 2 बार आपका ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 6 रेक्टेंगल्स है। उसी हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीजें आने वाली है, सब चीजें क्योंकि 2-2 बार आती हैं तो इसलिए हम 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ। बहुत ही सिंपल है ये, बस 6 के 6 हमने जो रेक्टेंगल्स हमारे बन रहे थे उनको जब हम यहाँ पे सरफेस एरिया उनका लिखते हैं तो उससे मेरा ये टोटल आ जाता है। और लास्ट आता है हमारा वॉल्यूम किसी भी फिगर के लिए, जिसे हिंदी में हम आयतन कहते हैं। तो वो इसका बड़ा इजी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बस कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुना ऊंचाई अगर आप कर देते हैं तो आपको एक क्यूबॉइड के लिए जो है वो वॉल्यूम या आयतन मिल जाता है। सरल है ये, तो बहुत सरल था। नेक्स्ट आपका जो फिगर है वो है क्यूब। पहली फिगर थी आपकी ये क्यूबॉइड या घनाभ जिसे कहते हैं, और क्यूब को कहते हैं हम घन। अब क्यूब में क्या होता है आपका, ये स्क्वायर से मिलके बना होता है, तो इसमें आपके सारी के सारे साइड्स जो है दिखेगा बिल्कुल आपके पहले वाले फिगर के जैसे ही, पर इसमें जो सारी साइड्स है ना वो इक्वल होती हैं।
जैसे कि आपका खेलते हैं हम लोग क्यूब से, वैसा ही कुछ क्यूब होता है, तो रीअरेंज करते हैं जैसे हम जिसको, तो इसमें क्या है आपकी साइड सारी सिमिलर है, एक जैसी है और स्क्वायर है। तो जब हम यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, मतलब 4 आपके वॉल्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि स्क्वायर का सरफेस एरिया ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया में 4 वॉल्स ले रहे हैं, तो फिर 4 स्क्वायर का हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, बस इजी। ऐसे जब टोटल सरफेस एरिया इसके बारे में बात होगा यहाँ घन या क्यूब के लिए, तो 6 वॉल्स ले रहे हैं आप, 6 की 6 का एकदम सेम वही हिसाब किताब है। स्क्वायर का जो एरिया होता है हमारा साइड इंटू साइड, तो 6 साइड स्क्वायर। और आपने ऊपर देखा था वॉल्यूम इसकी क्यूबॉइड की क्या थी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी भी साइड इंटू साइड इंटू साइड ही होगी, क्योंकि तीनों साइड जो है वो बराबर है। तो वॉल्यूम हो गई मेरी यहाँ पे साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड का क्यूब। ठीक है, कई जगह पे आप इसमें ए लिखा हुआ देखेंगे, तो ए से चाहे रिप्रेजेंट कीजिए चाहे साइड से रिप्रेजेंट कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको यहाँ पे एक साइड का मेजरमेंट दे रखा होगा, उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। तो ये थी मेरी 2 पहली फिगर्स। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर जो आती है वो है हमारी यहाँ बड़ी ही प्यारी सी फिगर है, कई बार हम सब ने खाई भी है, हमारी मम्मियाँ बड़े प्यार से खिलाती है। आप उन्हें खाना खाते टाइम डिस्टर्ब करके एक बार देखिए और फिर देखिए आपको जरूर मिल जाएगा वो खाने के लिए। तो उसे बोलते हैं हम बेलन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सिलेंडर है नेक्स्ट हमारा। तो ये कुछ अलग होता है, जैसा मम्मियों के पास बेलन है या आप जैसे सिलेंडर से समझ रहे होंगे कि जैसे आपके गैस का सिलेंडर होता है, तो उस टाइप का नहीं दिखता है। ये कैसा दिखता है आपका, ये कुछ ऐसा दिखता है कि एक आपका सर्कल है, फिर बीच में ऐसा कुछ है और फिर एक और सर्कल है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे बना होगा, तो उसी के क्योंकि बेसिस पे ही हम चीज़ों को जो है डिसाइड कर पाते हैं। तो होता क्या है कि आप एक प्लेन जो है यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल ले लेते हो, और अगर आप उस रेक्टेंगल को यूं फोल्ड करते हो, जैसे कि मैं इस हैंकी को फोल्ड कर रही हूँ, पूरा का पूरा मैंने यूं ऐसे फोल्ड कर लिया इस तरीके से कुछ, तो ये जो फिगर बन गई ये एक सिलेंडर बन गई। अभी इसमें इधर साइड पे एक सर्कल है, इधर साइड पे एक सर्कल है, और ये जो सर्कल बन रहा है ये देखेंगे आप यहाँ पे लेंथ जो है मेरे रेक्टेंगल की जो लेंथ थी उसके बराबर है। देखिए क्योंकि मैंने ऐसे फोल्ड किया है तो मेरे रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है ये, तभी मैं फोल्ड करके ये बना पा रही हूँ। तो एक तो रेक्टेंगल है मेरे पास और उसकी लेंथ के बराबर मेरे ये जो मेरा सर्कल बन रहा है उसका सरकमफेरेंस है। तो उसी के आधार पे हम यहाँ पे काम जो है वो करने वाले हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। हाँ, इसके केस में बता देती हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि सिर्फ जो रेक्टेंगल है ना, आप वो ये जो बीच वाला पार्ट है उसका एरिया निकाल दो। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जो ऊपर नीचे भी मान लो ये क्लोज्ड होता। अभी जो मैंने ये बना के दिखाया था आपको, देखिए जो मैंने ये बनाया है, तो इसमें क्या है कि ये इधर से खुला हुआ है, इधर से इधर हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इधर से भी क्लोज्ड होता तो इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगाते हैं, नीचे भी कुछ बेस में भी ढक्कन लगाते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो एरिया होता है उस ढक्कन का भी, मतलब कि 2 सर्कल का एरिया और ऐड हो जाता, तो तब हम उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। वरना कर्व्ड का मतलब है सिर्फ ये जो रेक्टेंगल बीच में बन रहा है ये। तो इसी के बेसिस पे देखना आप, एक रेक्टेंगल है जिसे फोल्ड करके ऑब्वियसली मैंने ये बना लिया है। अब रेक्टेंगल की लेंथ है ये और ये ब्रेथ होती है हमारी, ठीक है। तो इस ब्रेथ को तो हम हाइट मान लेते हैं हमारे सिलेंडर की, ये जो ब्रेथ है ये हमारे सिलेंडर की हाइट के बराबर हो जाती है, और ये जो लेंथ है ये मेरे ऊपर सरकमफेरेंस के बराबर है, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। एक वृत्त का या एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। तो वही यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आता है हमारा। क्या होता है देखो, इसका क्या होता है, एक रेक्टेंगल का सरफेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो यहाँ मैंने निकाल ली कितनी, 2 पाई r, और ब्रेथ किसके बराबर हो गई, h के बराबर, तो वहीं से आया 2 पाई r h, ठीक है, 2 पाई r h। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी टोटल के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा 2 पाई r h तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 2 और सर्कल, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, तो सर्कल का सरफेस एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और क्योंकि हम 2 ले रहे हैं तो 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। अभी यहाँ से 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा h प्लस r। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई r h प्लस r। आप भूल भी जाते हैं तो आप बस यही याद रखिएगा कि एक रेक्टेंगल से मिलके बना है, रेक्टेंगल को फोल्ड करके बनाते हैं हम एक सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस लेंथ के बराबर हो गया, ब्रेथ जो है वो हमारे सिलेंडर के हाइट के बराबर हो गई। अभी रेक्टेंगल का सरफेस एरिया सबको याद होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वही 2 पाई r h जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है मेरा। टोटल के बारे में बात करूंगी तो मैं दोनों के दोनों ये जो है मेरे ऊपर नीचे बने हुए सर्कल या वृत्त, इन्हें भी काउंट करूंगी, और उसका होता है पाई r स्क्वायर, 2 था इसलिए 2 पाई r स्क्वायर। तो ये मैंने टोटल और कर्व्ड यहाँ पे लिख दिया। वॉल्यूम जो है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, जो मैं आपको समझा दूं, वो होती है पाई r स्क्वायर h, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर एच जो है वो मेरी वॉल्यूम हो जाएगी सिलेंडर की। अभी सिलेंडर के बाद जो नेक्स्ट फिगर आती है, नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। कौन बोलते हैं हम इसे, या फिर इसे हिंदी में हम बोलते हैं शंकु। अभी ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग फिगर है। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो बचपन से कई बार हमने जो है बर्थडेज में, पार्टीज में ऐसी कैप्स पहनी होती हैं जो ऐसे शंकु के जैसे, कोन के जैसे दिखती हैं। आइसक्रीम की कोन हो गई जो हम लोग आए दिन खाते रहते हैं, तो हम कोन से तो भरे हुए हैं, कई बार हमने कोन्स जो हैं वो देखी हुई हैं अपने आसपास चारों तरफ। अब बस बात ये है कि आखिर ये कैसे बनती है, तो आप भी सोच के बताइए और कमेंट डाउन करिए कि आखिर कोन बनती कैसे होगी। मैंने अभी आपको बताया ये आपका 6 रेक्टेंगल से मिलके बना, ये 6 स्क्वायर से मिलके बना। यहाँ पे रेक्टेंगल है एक और 2 आपके यहाँ पे साथ में सर्कल्स हैं, तो एक कोन जो है कुछ इस टाइप की दिखती है। ये किससे मिलके बनी होगी? एक तो मुझे नीचे सर्कल नजर आ रहा है, बिल्कुल कोई इसमें मतलब प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, पर ये ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर हिस्सा है तो ये कैसे बना होगा, ये एक सवाल है। अगर आप बता सकते हैं तो बताएं, बाकी मैं तो आपको बता ही रही हूँ। तो ये हिस्सा जो है बेटा ये बनता है आपका एक सर्कल से ही, पर वो सर्कल हम पूरा नहीं लेते हैं, वो सर्कल में से कुछ हिस्सा हम काट देते हैं। जैसे कि ये हिस्सा अगर मैं काट दूं, जब मैं इस हिस्से को काट के ऐसे आपस में ऐसे जोड़ दूंगी तो ऊपर वाला जो कोन वाला हिस्सा है ये बन जाता है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ जो आपका यहाँ पर बन गया है सर्कल, एक ये सर्कल और एक नीचे पूरा का पूरा सर्कल जो है, उससे मिलकर मेरी कोन या शंकु जो है वो बनती है। तो शंकु हमने बनाना सीख लिया कि आखिर बन कैसे रहा है, कोन जो है वो कैसे बन रही है। तो बाकी सब में जैसे हमने डिराइव किया फॉर्मूला, कुछ इसमें भी वही हाल है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका जिस्ट दे देती हूँ। एक तो नीचे जो हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस होता है, इस पूरे फिगर की एक हाइट होती है जिसे हम हमेशा h ले लेते हैं, ऊंचाई होती है। अब इसमें क्या है कि तिरछी ऊंचाई भी है, ये जो तिरछी सी ऊंचाई है इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये लेंथ नहीं बोलते इसे, हम इस L को बोलते हैं स्लांट हाइट, मतलब कि तिरछी ऊंचाई। इंग्लिश में स्लांट हाइट कहते हैं, या फिर इसमें आप इसे त्रियक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, कुछ भी इस तरीके का नाम जो है कई जगह पे आप इसका लिखा हुआ देखेंगे। कोई लोग इसे तिरछी ऊंचाई लिख देते हैं, वैसे त्रियक ऊंचाई कहा जाता है, इसे एल को या स्लांट हाइट कहा जाता है हमारा। तो इसमें 3 चीजें जो है उनकी हमें जरूरत पड़ती है जब भी हम एरिया या कुछ भी चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो आप यही देख लो कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो होता है पाई आर एल। तो अगर मुझे रेडियस पता है और मुझे ये एल स्लांट हाइट पता है तो मैं आराम से कर्व सरफेस एरिया निकाल लूंगी। और टोटल के लिए जाहिर सी बात है ये पाई आर एल तो रह गई, और साथ में ये मेरा नीचे वाला जो पाई आर स्क्वायर जो आ रहा है वो भी रहेगा। पाई आर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि सर्कल का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाला तो पाई आर एल हो गया, और टोटल के लिए नीचे वाला सर्कल भी ऐड करना होगा मुझे, तो वो भी ऐड करके हम निकालेंगे यहाँ पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो फिर से वही पाई आर जब आप कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर जो है वो आपके पास यहाँ पे बच जाता है। तो पाई आर एल प्लस आर जो है वो टोटल सरफेस एरिया हो गया या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे शंकु का या कोन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम इसी चीज का। तो वॉल्यूम होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके अलावा बात यहाँ पे क्या आती है, अगर आप ये देखेंगे तो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में ये हाइपोटेन्यूज है, आपकी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक चीज निकल के आती है, वो होती है L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको स्लांट हाइट नहीं पता है लेकिन आपको नॉर्मल ऊंचाई और रेडियस जो है वो मेरी यहाँ पे पता थी, त्रिज्या और ऊंचाई पता है, तो मैं यहाँ पे त्रियक ऊंचाई निकाल सकती हूँ अगर मैं कहूँ तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो इसमें एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो है वो आता है, पर हार्ड नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए आप सिर्फ फिगर बना के इस चीज को खुद ही निकाल सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है मेरे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ऐसा पाइथागोरस अंकल बोलकर गए थे, तो हमने भी वही चीज मान ली है भाई, ज्यादा दिमाग हम लगाते नहीं है वैसे भी, तो क्योंकि मैथ्स में ऑलरेडी बहुत लग रहा है ना, तो ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। तो ये ऐसे ही ले लिया हमने यहाँ पे L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया मेरा कोन, शंकु, सिलेंडर, बेलन खा चुके हम, बहुत खाए हमने। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे आता है हमारा जो नेक्स्ट फिगर आती है वो है गोला, और इसके बाद आता है अर्धगोला। तो पहले गोले के बारे में बात कर लेते हैं, स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर हम सबने अपनी लाइफ में कई बार देखा हुआ है, बॉल, क्योंकि उससे हम खेले हुए हैं। काफी सारी अलग अलग टाइप की, बड़ी फुटबॉल से खेला हुआ होगा आपने, या फिर आप नॉर्मल जो क्रिकेट वाली बॉल होती हैं वो प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं, दिखने में सब देखो एक जैसी ही है आपकी। गोला जो है वो गोला ही जैसा दिखेगा, अलग कुछ उसमें होने वाला है नहीं। तो वही गोले के बारे में बात कर लेते हैं, या उसे हम बोलते हैं यहाँ पे स्फीयर।
सवाल ये उठता है कि अब तक हमने जितनी भी चीजें बनाई थी ना वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल फिगर्स से ही निकाल ली थी। जो हमारी 2D फिगर्स थी, सर्कल हो गया आपका, या आपकी रेक्टेंगल हो गई, क्यूब हो गई, ट्राइंगल हो गई, मान लो इसमें ट्राइंगल कट आउट किया था थोड़ा सा हमने, ट्राइंगल जैसा कुछ शेप, तो इसलिए आप इस चीज को इस तरह से देख सकते हो कि हाँ एग्जिस्टिंग 2D फिगर से बन रहा है। लेकिन जब हम स्फीयर के बारे में बात करते हैं, देखा आप सभी ने अपनी निजी जिंदगी में इसे, तो ये किसी भी मेरी 2D फिगर को रिजेंबल नहीं करता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं उठा सकती, मैं रेक्टेंगल नहीं उठा सकती यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं उठा सकती, या मैं कोई भी चीज उठा के जो है वो गोल वैसा नहीं बना पाऊंगी चाहे कुछ भी कर लूं। तो लेकिन फिर भी ये चीज तो एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पे अपने आसपास एग्जिस्ट कर रही है, तो अभी उसका निकालना तो पड़ेगा ही अपने को, सरफेस एरिया। तो नॉर्मल क्या होता था, देखो पहले कोई फॉर्मूला तो रहा नहीं था किसी भी चीज का, तो हम अगर किसी चीज का एरिया नापना चाहते थे या कुछ भी करते थे तो उसको ना कवर करके और फिर ऐसे कुछ बना के लेंथ जो है मेजरमेंट हमारे पास हो जाया करती थी, तो लेंथ के हिसाब से हम उसे करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास कोई यूनिट नहीं है, मुझे कुछ भी पता भी नहीं है, अभी एकदम बेसिक अपने उसमें टाइम पे हम लोग चले गए हैं, कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ अपने को बताया नहीं गया है, और ये एक रेक्टेंगल आपके सामने है और मैं कहती हूँ ये बता दो कि ये जो ये है इसका एरिया कितना होगा। तो उस जमाने में क्या करते थे, थ्रेड लेते थे, थ्रेड एक साइड से लगाते थे, यहाँ से लगाना स्टार्ट करते थे और विदाउट रिपीटिंग इट, एक के ऊपर एक थ्रेड नहीं चढ़ाएंगे और यूं ही बस पूरे को कवर कर देंगे, पूरे को इसको थ्रेड से कवर करते जाएंगे और फिर उस थ्रेड को नाप लेंगे। तो थ्रेड की जितनी भी लंबाई होगी उसके हिसाब से मैं कह दूंगी कि ये इसका इतना क्षेत्रफल जो है वो बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ गोले के लिए भी किया गया कि हमने एक गोला लिया, और हमने नहीं लिया, मतलब मैथमेटिशियंस ने लिया, जिसने भी गोले का जो फॉर्मूला था वो निकाला है, तो उसने वो गोला लिया, उसमें एक कील ठोक दी। अब कील ठोकने के बाद उसने वहां पे एक धागा लगाया और फिर धागा धीमे 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 करके उसने वो पूरी जो हमारा गोला था उस पूरे के पूरे गोले को ढक लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक। कहीं रिपीट नहीं हुआ है कि धागा किसी एक के ऊपर एक चढ़ गया, नहीं, पूरा का पूरा उसने वो जो है वो ढक लिया। उसके बाद भाई बहुत ही महान लोग हुआ करते थे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या आता था। तो अभी यहाँ पे तो एक स्फीयर जो उन्होंने बना लिया, ये स्फीयर है, देखिए स्फीयर को मैं एक 2D फिगर सर्कल के जैसा ही दिखा सकती हूँ। आपको एज्यूम करना है कि ये स्फीयर है हमारा। तो ये जो स्फीयर था, जब इसमें से इन्होंने जो काम किया था उसको इन्होंने उस पूरे के पूरे थ्रेड को जो है खोला, और खोलने के बाद इन्होंने 4 देखे सर्कल एक बराबर रेडियस के, और उसमें इस तरीके से इन्होंने थ्रेड को भरना शुरू किया। तो इन्हें ना 4 सर्कल लग गए, पूरे के पूरे 4 सर्कल सेम रेडियस के, जिससे कि आपका ये जो गोले के ऊपर पूरा थ्रेड लगा था वो इसके ऊपर आ गया। मतलब कि 4 सर्कल का अगर आप एरिया निकाल लेते हो तो वो एक स्फीयर के रेडियस के, एक स्फीयर के एरिया के बराबर होता है। ठीक है, 4 इक्वल साइज के रेडियस वाले सर्कल और एक आपका स्फीयर, ठीक है, उसका जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल सेम होता है, ऐसा निकाला गया उस टाइम पर पहले। तो उसी के हिसाब से इसका जो है सरफेस एरिया आया। अब देखिए मैं इसमें ना तो कर्व्ड लिख रही हूँ ना टोटल लिख रही हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ क्षेत्रफल लिख रही हूँ या सरफेस एरिया लिख रही हूँ, और वो हो गया 4πr², क्योंकि एक सर्कल का πr² होता है, या 4 सर्कल के बराबर आ रहा है तो 4πr²। इधर पे ना कर्व्ड है और ना ही यहाँ पर आपका टोटल है, जो है वो पूरा एक साथ होता है स्फीयर का, क्योंकि स्फीयर जो है उसे आप आधे पार्ट में नहीं बांट सकते। यहाँ हमने कह दिया ऊपर नीचे की दीवारों को छोड़ दिया, यहाँ भी अपने ऊपर नीचे छोड़ दिया, यहाँ भी हमने ऊपर नीचे छोड़ लिया आराम से, यहाँ सिर्फ नीचे नीचे था तो नीचे नीचे छोड़ लिया, उसमें कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, वो पूरा चारों तरफ से सब जगह से एक जैसा है। तो इसलिए इसका सिर्फ सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ही होता है, इसमें आपका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आता। तो इसका सरफेस एरिया है आपका 4πr², और सिमिलरली इसका जो आपका वॉल्यूम निकाला गया था तो वो वॉल्यूम आता है आपका 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr³ जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें हाइट वगैरह की तो कुछ बात होती ही नहीं है, सिर्फ रेडियस के ऊपर ही काम हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा बन जाता है। तो अब ये 4/3πr³ भी जो है, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो इंटरेस्टिंग कहानी भी 9th क्लास के साइंस में शुरू होती है आपकी। तो 10th वालों को थोड़ा सा अपना दिमाग पे जो है ब्रशअप करना पड़ेगा, तब आप 9th क्लास की साइंस में जाएंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, जिन्होंने बायंसी का आपका जो लॉ है वो दिया हुआ है कि जितना भी अगर आप किसी भी चीज को पानी में डालते हैं तो वो अपने वेट के बराबर का जो पानी है उसे डिस्प्लेस कर देती है, बाहर निकाल देती है। एक पूरा का पूरा बीकर ले रखा है, उसमें कोई चीज में डुबा देती हूँ तो वो बाहर फेंक देगी उतना ही पानी जितना उसका खुद का वॉल्यूम होता है, जितना उसका खुद का वेट होता है। तो इसी चीज को यूज करके जो है मेरे स्फीयर की भी
मेरे क्या, हम सबके स्फीयर की भी जो वॉल्यूम है वो निकाली गई कि एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया गया, इसमें मार्किंग्स होती है 100 ml 10 ml जो भी आपका पानी उसमें भर के एक जगह पे, फिर उसमें जो है हमारा स्फीयर डाल दिया गया, उससे कुछ पानी का लेवल ऊपर बढ़ा, और कितना ऊपर बढ़ा था, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में था और सिलेंडर का फॉर्मूला अपने पास पहले से ही है, तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम निकल के आई थी हमारी 4/3 πr³। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी कि आपको, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पे, बस मैं एक स्टोरी एक बिहाइंड जो थी वो बताना चाहती थी, तो मैंने कन्वे कर दी वो। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा हेमिस्फीयर, मतलब कि अर्धगोला। एक गोला लिया और उसको काट दिया, बीच में से बाउल बन गया आपका, अगर वो पूरी तरीके से अंदर भरा हुआ नहीं है तो बाउल जैसा कुछ बन जाएगा आपका। तो वही जो है यहाँ पे हमने हेमिस्फीयर जो है उसके बारे में बात करनी है। तो हेमिस्फीयर तो बहुत ही इजी हो गया, इसका देखो आप टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो पहले हम यहाँ पे कर्व्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया बना भी देती हूँ मैं पहले, सॉरी बना देती हूँ। कैसा दिखता है, ये दिखता है आपका ऊपर एक ऐसा सर्कल आ जाएगा और नीचे आपका कटा हुआ हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आधा ही, एक स्फीयर लिया और मैंने उसे बीच में से काट दिया, तो स्फीयर का अगर सरफेस एरिया 4πr² था तो जाहिर सी बात है जो आधा गोला है इसका 2πr² हो जाएगा। कुछ सोचने समझने की जरूरत यहाँ है नहीं। अब इसमें ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो अगर आप कहीं पे भी हेमिस्फीयर के हाइट के बारे में बात करते हैं तो वो भी आर के ही बराबर होती है हमेशा। इतना थोड़ा सा क्लियरिटी आप अपने माइंड में ले आए, खासकर 10th क्लास के बच्चे, क्योंकि जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे तो कई बार आपको पूरी की पूरी फिगर की हाइट दे रखी होगी, नीचे ऊपर हेमिस्फीयर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, तो हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसका रेडियस ही होता है, वो आपको माइनस करना होगा ताकि आप बाकी के बचे हुए फिगर की जो हाइट है वो जान पाए। तो इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि एक हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो उसका रेडियस ही होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हेमिस्फीयर की हाइट नहीं दे रखी है, कहां से निकालें, क्या करें, आगे कैसे बढ़े। तो हेमिस्फीयर की हाइट उसका रेडियस ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जस्ट इसका आधा हो जाता है 2πr²। और टोटल के बारे में जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है 2πr² तो रहेगा ही रहेगा हमारा, और एक और ये जो ऊपर हमारा बना हुआ है एक और πr², मतलब कि टोटल 3πr²। ऊपर आपका जो बना हुआ है ना यहाँ पे सर्कल, उसका भी तो πr² ही होता है, तो अगर नीचे के हिस्से का 2πr² था, एक और πr² जोड़ो तो 3πr² टोटल सरफेस एरिया या फिर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अर्धगोले या हेमिस्फीयर का हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम। अब सब चीजें जब आधी आधी कर रहे हैं, स्फीयर का 4/3 πr³ था, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे मतलब कि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 πr³। बहुत ही सरलता से इसकी वॉल्यूम जो है वो निकल आती है। स्फीयर वाले को सब चीजों को आपको 2 से डिवाइड कर देना है और आपका काम यहाँ बन जाएगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेरियस 3D फिगर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वेरियस 3D फिगर्स, एंड इट इज at most important for class 10th chapter number 13 mathematics surface area and volume, similarly class 9th chapter number 13 surface area and volumes। अब इसके आगे जब हम बढ़ रहे होंगे तो 10th क्लास की भी 13.1 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और 9th की भी 13.1 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। दोनों में अलग अलग कहानियां हैं। 10th वाले बच्चे चाहे तो 9th वाला भी एक बार दोबारा से देख सकते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको आगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ने में मदद होगी। बाकी अगर आपका मन नहीं है तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, आप मत पढ़िए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना 13.1 कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स से बनने वालों का सरफेस एरिया निकालना जो है वो सीखिए मेरे साथ। तो जितना भी हो सके, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए मेरी वीडियो, और ताकि वो भी उस चीज को समझ पाए, सबके अच्छे नंबर आए तो अच्छा ही लगेगा भाई। दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही सकते हो, दुश्मनों के साथ बेशक मत करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।